एस्पिरेंट्स टू ऑल ऑफ यू। तो जल्दी से बताइए भाई एक बार, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए भाई, जल्दी से बताओ एक बार। ऑल क्लियर? चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे वाटर के बारे में, है ना। वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था वाटर में लास्ट क्लास में? तो भाई हम लोगों ने पढ़ा था पानी क्या है। पानी एंगुलर है, पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और पोलर सॉल्यूशन में ही पोलर सॉल्यूशन क्या है, घुलता है। ठीक है ना। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली थी, लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है भाई, अब हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे। ठीक है, तो सारी बात कर ली थी। आज हमने पढ़ना है अदर नेम ऑफ वाटर। ठीक है ना, अदर नेम्स ऑफ वाटर, तो पानी के दूसरे नाम, अदर नेम ऑफ वाटर। तो पानी के अन्य नाम पढ़ने हैं हमने। ठीक है ना, पानी के अन्य नाम। ठीक है ना, तो पानी के अन्य नाम क्या होते हैं? ठीक है, देखो आपको पता है पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, है ना। यही है पानी का फॉर्मूला। ठीक है ना भाई, एक तो है H, है ना। H के ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव। O के ऊपर कैसा चार्ज, -2। पता है ना -2 कैसे है, 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, और 2 लेगा स्टेबल हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 लेगा तो माइनस का चार्ज कितने लिए, 2 लिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो -2। हाइड्रोजन एक डोनेट करता है, और कितनी बार बता चुका हूं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, है ना। एक ही है ना, तो एक हाइड्रोजन होता है, एक डोनेट कर देता है, और क्या हो जाता है। तो इसने क्या किया, इसने देखो, इसने एक और एक, 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, डोनेट किए, किसको, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन ने 2 ले लिए, तो उसके ऊपर -2, और हाइड्रोजन 2 थे, तो इसके ऊपर कितने, +1। एक हाइड्रोजन पे कितना, +1, दूसरे हाइड्रोजन पे भी +1, और ऑक्सीजन पे कितना, -2 चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि इसने 2 दे दिए। एक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक दे दिया, दूसरे हाइड्रोजन ने, H2 है ना, जो 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 बोल गए, और क्या बन गया, एक सोल्यूशन बन गया। क्या बन गया, पानी बन गया। तो इसके ऊपर +1 चार्ज, और इसके ऊपर -2 चार्ज, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए। समझ गए बात को? देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज धारण करता है, लेने वाला नेगेटिव चार्ज धारण करता है। ये सारी चीजें तो आपको बता ही चुका हूं। ठीक है भाई, और क्या बना दिया, ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना दिया, है ना। अब इसका अदर नेम क्या होगा, इतनी बात तो समझ आ गई। अब आपने क्रॉस मेथड सुना होगा शायद, ठीक है ना। क्रॉस मेथड आपने सुना होगा, तो जो H+ है ना, H+, और यहां से O नेगेटिव, ये क्रॉस मेथड होता है। क्या होता है ये, क्रॉस मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस मेथड के तहत क्या होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर -2 चार्ज लग जाएगा, और एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या लग जाएगा, तो प्लस चार्ज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्लस। ठीक है ना, ये अपने -2 किसको दे देगा, हाइड्रोजन को दे देगा, और ये अपना +1 किसको दे देगा, ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। तो H-2 जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हाइड्राइड। और O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसको हाइड्राइड H⁻² को, और O को प्लस को क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ठीक है ना, ऑक्साइड। तो अब इसके नाम बनेंगे यहां से, तो पहला नाम बनाओ जरा। पहला नाम बनेगा हाई ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये किसका ऑक्साइड बना, ये किसका ऑक्साइड बना, हाइड्रोजन का बना ना। तो इसका एक नाम तो हो गया ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। लिखो जरा पहला नाम, ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे हाइड्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, एक नाम तो ये हो गया इसका, हाइड्रोजन का ऑक्साइड। ठीक है, और दूसरा नाम क्या होगा, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ठीक है, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ये किसका है, ऑक्सीजन का हाइड्राइड है ना, हाइड्राइड है ना इसका नाम, किसका होगा, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोल लेंगे, ऑक्सीजन का हाइड्राइड। क्या बोल लेंगे,
ऑक्सीजन का हाइड्राइड। तो एक तो था हाइड्रोजन का ऑक्साइड और एक था ऑक्सीजन का हाइड्राइड। कैसे करा हमने? क्रॉस मेथड करके बना दिया। तो पानी के दो अन्य नाम क्या बने? ये बने। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, क्या आएगा कि पानी के दो अन्य नाम क्या हैं, या पानी को और किस नाम से जाना जाता है केमिस्ट्री में? तो आप कहेंगे ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो दो नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है ना, दो नाम आपने याद रखने हैं, पानी के दो और नाम। ठीक है, तो पानी के ये दो और नाम है। अब क्वेश्चन होता है पानी में बॉन्ड कैसा होता है, बंध कैसा होता है। ठीक है ना, अगला चलो इसको हटाते हैं। तो ये तो थे अदर नेम्स की बात। ठीक है, अब बात करते हैं पानी में बॉन्ड कैसा होता है। बॉन्ड इन वाटर। ठीक है ना, बॉन्ड इन वाटर। ठीक है ना, तो पानी में बंध कैसा होता है? पानी में जो बंध होता है, बॉन्ड होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? बंध। तो पानी में जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड इन वाटर, वो कैसा होता है? तो देखो पानी का मतलब क्या है? पानी का मतलब है H2O। ठीक है ना, H2O। देखो ये जो H है, ठीक है ना, इस पे एक H पॉजिटिव है और एक H पॉजिटिव है। H दो है ना, कितने हैं? दो। ठीक है ना, तो दो H से, दो H ने मिलकर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया है? कैसा बॉन्ड बनाया है? तो इस बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं? सह संयोजी बंध। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? सह संयोजी बंध। सह संयोजी बंध बना है। ठीक है ना, तो H2O में कैसा है? तो बॉन्ड कैसा है पानी के अंदर? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, सह संयोजी बंध। देखो ऑक्सीजन के पास, आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में। भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। 8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2 और 2p4। तो ये इसकी आउटर शेल है, 2s2 2p4। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एक स्टेबल एलिमेंट बन जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो अब इसके साथ एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे जुड़ा, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो दो होने चाहिए, है ना? दो दो चार, पांच छह सात आठ, चारों तरफ से कितने होने चाहिए? दो दो होने चाहिए, तभी तो 8 होंगे, कंप्लीट होगा। तो एक यहाँ जुड़ेगा H का और एक गुणा होगा, एक जुड़ेगा यहाँ पर आकर के। ठीक है ना, अब हो गया इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है ना, समझ गए? हुआ इसका ऑक्टेट कंप्लीट भाई। हाँ, देखो 6 थे इसके आउटर शेल में, इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए थे? 2 चाहिए थे, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं आउटर शेल में और ये क्या बन जाता? स्टेबल हो जाता। ठीक है ना, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां जुड़ गया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का यहां जुड़ गया ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है ना, और कैसा बॉन्ड बना लिया? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, और हाइड्रोजन, अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी? 1s1। 1s1। और एस ब्लॉक में कितने, एस शेल में कितने हो सकते हैं? दो, मैक्सिमम दो हो सकते हैं, तभी तो वो स्टेबल बनेगा। भाई एस ब्लॉक में एक बॉक्स है, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक खाली सा लगेगा, लगेगा ना? इसका मतलब ये केमिकल बॉन्डिंग में इसकी सही नहीं है, इसकी वैलेंसी। ठीक है ना, तो हमें अगर एक और मिल जाए तो डब्बा भर जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये भी ऑक्सीजन से एक ले लेगा और इसकी आउटर शेल में कितने आ जाएंगे? 1s2, जितने होने चाहिए आ जाएंगे ना। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? भाई इसने इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन देके, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही थी, और एस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो यहां कितने बन जाएंगे? 1s2। तो ये भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, दोनों। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, इसकी एस शेल में एक था और ये इनकम्प्लीट था। इनकम्प्लीट था ना भाई? इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल, तो ये भी कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गया, और दूसरी तरफ इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन।
तो ऐसे बॉन्ड जिसमें दोनों ही एलिमेंट्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देके दोनों स्टेबल हो जाए, दोनों स्टेबल हो जाए, तो ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सह संयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो कैसा बॉन्ड बना? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां से ये हाइड्रोजन भी हो गया स्टेबल, और दूसरी अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया? दूसरा ये भी हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया यहां से स्टेबल, ठीक है ना, ऑक्सीजन भी स्टेबल हो गया भाई। बात समझ में आई? तो ऑक्सीजन में भी कितने आ गए? पहले 6 थे इसके पास, ठीक है ना, 6 थे ना, 1 2 3 4, अब कितने हो गए ऑक्सीजन के पास? 6, और ये एक और एक हाइड्रोजन के 2, 8 है ना, और ये भी क्या हो गया? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ऑक्सीजन क्या हो गया? स्टेबल हो गया, है ना, स्टेबल हो गया, समझ गए, स्टेबल हो गया, इतनी बात समझ में आई। और दूसरी तरफ हाइड्रोजन में 1s1 था, इसका एटॉमिक नंबर 1 था, तो इसकी हम क्या लिख रहे थे? इसकी जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी वो 1s1, s में मैक्सिमम 2 सकते हैं, तो इसने ऑक्सीजन का एक ले लिया, तो क्या 1s2, ये भी कंप्लीट हो गया। इसकी भी s शेल क्या होगी? कंप्लीट होगी, उसमें जगह नहीं बची इलेक्ट्रॉन्स की, कंप्लीट हो गया, फुल हो गया ये, तो ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो 2 या 8 होते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ s भी कंप्लीट, और वहां पर उसकी कौन सी शेल है ये एल शेल, एल बी कंप्लीट, है ना, और 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए उसके एल में, ठीक है। तो ये क्या बन गया भाई? ये पूरा कंप्लीट बन गया। तो ऐसे ही बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो वाटर में कैसा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड। जल्दी से बताओ भाई, समझ आया आपको कोवैलेंट बॉन्ड क्या है? सह संयोजी बंध। जल्दी से बताएंगे भाई, कोवैलेंट बॉन्ड क्लियर है? सह संयोजी बंध क्या है? दोनों स्टेबल हो गए एक दूसरे को दे करके, ठीक है ना। तो ऐसे देखो, अगर एक वो एक ही स्टेबल होता ना तो फिर कोवैलेंट नहीं बनता बॉन्ड, लेकिन दोनों स्टेबल, तो कोवैलेंट, सह संयोजी। उसने उसके साथ जुड़ के उसको ऑक्टेट कंप्लीट करा के वो स्टेबल कर दिया, और यहाँ इसकी एस शेल कंप्लीट होगी, 1s1 से 1s2, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोला हमने क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, तो ये हो गया कोवैलेंट। तो एक तो पानी में होता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। और एक होता है क्या? अब ये तो था H2O का सिर्फ एक मॉलिक्यूल, तो H2O के एक मॉलिक्यूल के बीच में कैसा बॉन्ड था? कोवैलेंट बॉन्ड। H2 और O के बीच में कैसा बॉन्ड है? तो ये है, इसको कहते हैं कौन सा? तो कोवैलेंट बॉन्ड। अब H2 का एक मॉलिक्यूल है, तो H2 और O के बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड बना। लेकिन मान लो पानी का एक मॉलिक्यूल, पानी का दूसरा मॉलिक्यूल, पानी का तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, पांचवा मॉलिक्यूल, छठा मॉलिक्यूल, इनके बीच में ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। इस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध। तो एक हाइड्रोजन का पानी का एक मॉलिक्यूल था H2O, उसके बीच में कैसा? H2 और O के बीच में कैसा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। और पानी तो यार एक बूंद में भी कई सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, पानी की, और एक गिलास पानी पियोगे तो उसमें तो पता नहीं H2O के कितने सारे मॉलिक्यूल्स पी जाओगे आप, ठीक है ना। तो क्या है? बहुत सारे H2O के जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध बोलते हैं, ठीक है ना। और पानी से कैसे जुड़े हुए होते हैं? ये ऐसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे H, फिर O, फिर यहां से H, फिर O, फिर यहां से H, फिर H, फिर यहां से O, फिर यहां से O, यहां से H, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये कैसे जुड़े हुए होते हैं? कुछ इस तरह से, HO HO HO, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, या H2O H2O ऐसे जुड़े हुए, इनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एक चीज याद रखनी है आपने हाइड्रोजन बॉन्ड में, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ रहे हैं? मतलब H2 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 सब जुड़ रहे हैं ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, साथ साथ ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है, ठीक है ना। तो कैसा बॉन्ड है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक ही मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कोवैलेंट बॉन्ड, और बाकी जो बन रहा H2 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 मॉलिक्यूल्स के बीच में वो कैसा बॉन्ड? वो बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो जरा आओ इस हाइड्रोजन बॉन्ड को समझते हैं जरा। भाई कोवैलेंट बॉन्ड तो क्लियर हो गया हमें, है ना। अब बात करेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की। ये हाइड्रोजन बंध, देखो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एक चीज आपने ध्यान रखनी है, हाइड्रोजन बॉन्ड हिंदी में लिखते हैं ना हाइड्रोजन बंध, क्या लिखोगे? हाइड्रोजन बंध, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये फॉर्मूला सा FON, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फ्लोरीन। O का मतलब क्या है? O का मतलब है ऑक्सीजन, और N का मतलब है नाइट्रोजन, ठीक है ना। O का मतलब है ऑक्सीजन, और N का मतलब है
नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फॉन, FON, ठीक है। FON, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है ना, ये चीज याद रखेंगे, FON, ठीक है, FON, ठीक है। ये तीनों एलिमेंट्स क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पढ़ाया बना मैंने, क्या है ये तीनों FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, क्या बोलते हैं इनको हिंदी में, विद्युत ऋणात्मक, विद्युत, सॉरी, ये क्या है, विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट्स है, ठीक है ना, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना। और याद रखिएगा, हाइड्रोजन अगर इनके साथ जुड़ेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, तो इनमें से किसी के साथ भी अगर हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो अगर इनमें से किसी के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ेगा, फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ, तो कैसा बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है भाई, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। एक पॉइंट कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछ लिया, आपसे एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जो NH3 है, ठीक है ना, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड है, बताओ जरा कौन सा बॉन्ड है। ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन के तीन। NH3 जिसे क्या बोला जाता है, जिसे अमोनिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया। क्वेश्चन आएगा अमोनिया में कैसा बॉन्ड होता है, अमोनिया में जो मॉलिक्यूल्स है उनमें कैसा बॉन्ड है, तो क्या कहेंगे आप, हाइड्रोजन बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, कैसा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपसे पूछ लिया C2H5OH, C2H5OH के बीच में कैसा बॉन्ड है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। और मैंने ना लास्ट टीजीटी मेडिकल का एग्जाम बनाया, वहां पे ये पूछा भी था, FON वाला ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो ऋण लेते हैं, ऋणात्मक हो जाते हैं, लेते हैं तो माइनस चार्ज होने का, मैं किसी से पैसा लूंगा, मान लो 500 रुपए लूंगा, तो मैं माइनस में चला गया ना, मुझे उसका पैसा देना है, ठीक है ना, देना है। अब वो अगर मेरे को पैसे दे रहा है कोई उधार, तो वो प्लस में है, उसे तो लेने हैं मुझसे, है ना, लेने हैं ना मुझसे, तो वो किस में है, प्लस में है, जबकि लेने वाला माइनस में चला जाता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, है ना, और किससे लेंगे, हाइड्रोजन जुड़ेगा इनके साथ, कौन जुड़ेगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ेगा, अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, चीज ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा C2H5OH, इसमें कैसा बॉन्ड है, तो देखो यहां पर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, तो कैसा बॉन्ड, अब ये भी बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कैसा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। या लिखो CH3OH, और लिखो, सॉरी OH नहीं, CH3CO, और लास्ट में आएगा CH3, बताओ इसमें कैसा बॉन्ड होगा, इसमें कैसा बॉन्ड होगा, एसीटोन होता है, ये क्या होता है, ये एसीटोन होता है, CH3CO CH3, इसको बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराऊंगा, वहां भी लिखा दूंगा आपको, एसीटोन वगैरह है सारी चीजें, ठीक है। या भी एसिड बेस्ड सॉल्ट आएंगे, वहां पर भी आ जाएगा ये। कैसा बॉन्ड होगा इसमें, कैसा बॉन्ड होगा इसमें, जल्दी से बताओ। भाई यहाँ पर भी तो है, देखो ये O और H, ये बॉन्ड से जुड़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल इकट्ठे ही जुड़े हुए होंगे, तभी बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड तो बन रहा है, इन सबके बीच में भी तो बॉन्ड है ना इन सबके बीच में, यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, तो कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। आपको ऐसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख के दे देगा और पूछ लेगा इसमें बताओ कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है या कैसा बॉन्ड है, ठीक है ना, और क्या कह देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कभी भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन होता है, डोनेट कर देता है, तो पॉजिटिव, और ये सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं उससे, तो क्या, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव, समझ गए, तो ये नेगेटिव, ठीक है।
तो नाइट्रोजन को स्टेबल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे तो देख लेना, ठीक है ना। और फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आउटर शेल में उसके कितने 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा अपने, और क्या कर देगा, नाइट्रोजन को स्टेबल कर देगा, और क्या बना देगा, NH3 बना देगा। क्या बना देगा? NH3 बना देगा। चाहे तो आप करके भी देख लेना ये चीजें, ठीक है ना। क्लियर है कोई बात? हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर होंगी आपको चीजें, ठीक है। तो बॉन्ड्स पानी में कौन कौन से होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क होता है, आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं और आगे। अब बात करते हैं, वाटर पढ़ रहे हैं तो टाइप्स ऑफ वाटर की, ठीक है। वाटर पढ़ रहे हैं तो अब क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वाटर, पानी के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे, पानी के प्रकार। तो अब हमने पढ़ने हैं पानी के प्रकार, ठीक है। पानी के प्रकार, तो पानी कितने तरह का होता है? तो पानी होता है 3 तरह का। देखो सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले आता है सॉफ्ट वाटर। सबसे पहले होता है सॉफ्ट वाटर, फिर होता है हार्ड वाटर, और एक होता है हैवी वाटर, ठीक है। तो एक है सॉफ्ट वाटर, एक हार्ड वाटर, और एक है हैवी वाटर, ठीक है ना। सॉफ्ट वाटर जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं मृदु जल, ठीक है ना। जिसे क्या बोला जाता है, मृदु जल। हार्ड वाटर को कहा जाता है कठोर जल, कठोर जल। और हैवी वाटर को कहा जाता है भारी जल, ठीक है ना। भारी जल कहा जाता है, ठीक है, भारी जल। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर तो पानी होता है, H2O, ठीक है ना, नॉर्मल पानी। हार्ड वाटर भी पानी ही होता है, H2। क्या फर्क होता है सॉफ्ट और हार्ड में, ये भी मैं 5 मिनट में बताऊंगा अगले। हैवी वाटर क्या होता है, D2, ड्यूटीरियम ऑक्साइड जिसको बोलते हो। और सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बहुत बार आ जाता है कि हैवी वाटर कौन सा है निम्न में से, तो क्या है, D2, या क्या बोलेंगे इसको, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। अभी सब लिखवा दूंगा आपको। देखो सॉफ्ट वाटर किसे कहा जाता है, अगर मैं सॉफ्ट वाटर की बात करूं, मृदु जल की, ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ, सर्फ के साथ झाग दे दे, ठीक है ना। तो ऐसा पानी जो डिटर्जेंट या सर्फ के साथ क्या दे दे, झाग दे दे, झाग दे, यानी कि उसमें फॉर्म बन जाए, क्या बन जाए, फॉर्म, झाग बन जाए। तो ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ घुलने पर क्या दे दे, झाग दे दे, फॉर्म दे दे, यानी कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की इंप्योरिटीज नहीं है, अशुद्धियां नहीं है, तभी ये झाग देगा, ठीक है ना। झाग तब देगा जब ये खुद साफ होगा, क्योंकि अगर ये साफ हो नहीं होगा ना, तो जो डिटर्जेंट आप डाल लेंगे वो पानी को ही साफ करने में लग जाएगा, और इसलिए उसमें झाग नहीं बनेगा। अगर पानी साफ होगा तभी उस पानी में झाग बनेगा, वरना गंदे पानी को पहले ही साफ करने लग जाएगा अगर उसमें इंप्योरिटीज हुई, तो इसलिए झाग नहीं बना पाएगा। झाग तब बनाएगा, देखो, देखो मान लो सर्फ है, आप सर्फ से सोचते हैं कपड़े साफ कर लो, ठीक है ना। कपड़े साफ करने के लिए आप सर्फ का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लेकिन कपड़े से पहले मान लो कि आपका वो ब्रश ही गंदा है, और अगर आप उस ब्रश पे सर्फ को गिर देंगे, तो पहले तो ब्रश साफ करेगा ना वो, उसके बाद उस कपड़ों को साफ करेगा, है ना। समझ रहे बात को, तो बस वही चीज है। तो इसका मतलब इसमें इंप्योरिटीज नहीं है, अशुद्धियां नहीं है, ठीक है ना। अशुद्धियां एब्सेंट है या नहीं है, तो अशुद्धियां नहीं है, जिसकी वजह से ये सर्फ के साथ घुलने पर क्या दे देता है, झाग दे देता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कठोर जल, कैसा होता है ये, सॉफ्ट वाटर पीने में अगर पियोगे तो मीठा होगा, ये थोड़ा सा खारा होगा H2O ही, ठीक है ना। कैसा होगा, खारा होगा, लेकिन अगर आप टेस्ट करोगे तो ये ऐसा है जो डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं देता, ठीक है ना। ये डिटर्जेंट के साथ झाग नहीं देता। तो ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ झाग ना दे, फॉर्म ना बनाए, ठीक है ना, और इसके अंदर क्या हो, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, अशुद्ध, अशुद्धियां, ठीक है ना। तो इसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, अशुद्धियां प्रेजेंट हो, ठीक है ना। तो ऐसा पानी जो डिटर्जेंट के साथ घुलने पर झाग ना दे, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर अशुद्धियां हैं, ठीक है ना, अशुद्धियां हैं। अभी क्या अशुद्धियां हैं इस पे भी बात कर लेंगे, जरा 10-15 मिनट रुक जाओ आप लोग, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंप्योरिटीज है, और पीने में कैसा लगेगा, ये खारा लगेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इंप्योरिटीज है, अशुद्धियां है, ठीक है ना। हैवी वाटर की बात करूं तो ये भी झाग नहीं देता, और ये भी खारा लगता है, ठीक है ना। ये भी झाग नहीं देता और ये भी खारा लगता है, ठीक है ना, हैवी वाटर, ठीक है।
तो देखो सॉफ्ट वाटर की तो हमने बात कर ली, सॉफ्ट वाटर में कुछ है नहीं, ठीक है ना। अब इसमें इंप्योरिटीज ही नहीं है, इसमें पढ़ने वाला कुछ है नहीं सॉफ्ट वाटर में, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरह की इंप्योरिटीज नहीं है। बात करेंगे जरा हार्ड वाटर की, तो जरा हेडिंग डाल लो अब हार्ड वाटर, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग क्या, सॉफ्ट वाटर में कुछ नहीं है पढ़ने लायक, ठीक है। इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है, झाग दे देता है, पीने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है ना, सारी चीजें। अब हार्ड वाटर की बात करेंगे हम सबसे पहले जरा, यहाँ फिर हैवी पर भी आऊंगा मैं, ठीक है। हेडिंग डालो जरा हार्ड वाटर, क्या बोलते हैं इसको, कठोर जल, कठोर जल, ठीक है ना, हार्ड वाटर या कठोर जल। देखो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती हैं, इंप्योरिटीज, अशुद्धताएं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धता होती है इसके अंदर कठोर जल में, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती है, अशुद्धता होती है, ठीक है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धता। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट आयंस होते हैं, क्या होते हैं, बाई कार्बोनेट आयंस। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट, हिंदी में भी बाई कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट ही लिखेंगे आप, ठीक है ना, बाई कार्बोनेट आयंस होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, ठीक है, क्लोराइड आयंस होंगे, क्या होंगे, क्लोराइड आयंस। तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, क्लोराइड आयंस होंगे, ठीक है ना। और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, सल्फेट आयंस भी होंगे। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होंगे, सल्फेट आयंस, सल्फेट आयन होंगे, ठीक है ना इसमें। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज है, किस रूप में है वो इंप्योरिटीज, वो अशुद्धता, बाइकार्बोनेट के रूप में, क्लोराइड आयंस के रूप में और सल्फेट आयंस के रूप में। जैसे सल्फेट आयंस की मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये होगा CaSO4 और MgSO4, ठीक है ना। तो कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के रूप में होंगे क्या, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ये है सल्फेट आयंस, क्या है ये, सल्फेट आयंस। क्लोराइड आयंस में क्या होगा, क्लोराइड आयंस में होगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड CmgCl2, तो ये क्या है, क्लोराइड आयंस हो गए। अच्छा बाई कार्बोनेट आयंस की अगर मैं बात करूं, तो बाई कार्बोनेट आयंस में, बाई कार्बोनेट्स में होगा CaHCO3 और मैग्नीशियम HCO3, ये है बाई कार्बोनेट आयंस, 2 - 2 ठीक है। तो ये क्या है, ये है कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, ये है मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस। ये कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड आयंस। ये है कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट आयंस, ठीक है ना, समझ गए। तो ये इतनी सारी अशुद्धियां हैं इस हार्ड वाटर के अंदर। तो हार्ड वाटर को हार्ड वाटर इसलिए कहा जाता है कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं। तो क्या होती है उसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटीज, अशुद्धताएं होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, किस रूप में, बाइकार्बोनेट के रूप में, क्लोराइड आयंस के रूप में और सल्फेट आयंस के रूप में, ठीक है ना। इतनी सारी अशुद्धता होती है, ठीक है ना। और इन्हीं सब चीजों की वजह से, इन्हीं सब चीजों की वजह से जो है ये पानी कैसा लगता है, खारा लगता है, ठीक है ना, कैसा लगता है, खारा लगता है। इन्हीं अशुद्धियों की वजह से ये पानी जल्दी से झाग नहीं दे पाता है। और राजस्थान वगैरह का कुछ डेजर्ट वाला एरिया, पश्चिमी राजस्थान का, जहां पानी पीने का बहुत कम है, या फिर इंदिरा गांधी कैनाल छोड़ी गई है वहां पे पानी वगैरह के लिए, मैंने ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ाया भी है, ठीक है ना। तो वहां के एरिया में कुछ झीलें हैं, वो भी खारी झीलें हैं, तो उनसे पानी वगैरह लिया जाता है। तो कपड़े वगैरह धोने में बहुत दिक्कत आती है वहां के लोगों को, क्योंकि पानी झाग ही नहीं देता वो पानी, ठीक है ना। और पीने में भी बड़ा खारा खारा सा लगता है, ठीक है ना, हार्ड वाटर। अब वाटर की जो हार्डनेस है, जल की हार्डनेस है, उसे कैसे रिमूव किया जाता है। देखो जल में अगर देखो हार्ड वाटर है ना, तो हार्ड वाटर में इतना तो बता दिया, इसकी वजह से क्या है, कठोरता है जल के अंदर। हार्ड वाटर में जो हार्डनेस है, जो कठोरता है, वो इन आयंस की वजह से। अब दो तरह की हार्डनेस होती है जल में, एक तो टेम्परेरी होती है और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है और परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, उस पर बात करते हैं, ठीक है ना।
तो अगर हार्डनेस की मैं बात करूं, पानी की हार्डनेस की, अगर जल की कठोरता की मैं बात करूं, हार्डनेस की, तो जल की जो कठोरता है वो दो तरह की होती है, ठीक है ना, हार्डनेस। एक तो होती है टेम्परेरी, टेम्परेरी हार्डनेस, और एक होती है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। तो परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। तो एक तो होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है ना। तो एक होती है अस्थाई कठोरता, ठीक है ना, और एक होती है स्थायी कठोरता, ठीक है ना। एक होती है अस्थाई कठोरता और एक होती है स्थायी कठोरता, ठीक है। तो एक स्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता, ठीक है ना। देखो, अस्थायी कठोरता उस पानी में होती है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, बाई कार्बोनेट आयन होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कैसे, बाई। तो अगर किसी पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, सिर्फ बाई कार्बोनेट आयन है, इसके अलावा सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन नहीं है उसके अंदर, क्या है, सिर्फ बाई कार्बोनेट आयन है, यानी कि उसके अंदर क्या है, कैल्शियम HCO3 2 नेगेटिव और मैग्नीशियम HCO3 2 नेगेटिव, ये है अगर उसके अंदर, ये कैल्शियम के बाइकार्बोनेट आयंस, ये मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस, अगर ये है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, टेम्परेरी हार्डनेस। उस पानी में कैसी कठोरता है, तो अस्थायी कठोरता है। और अस्थायी कठोरता को आपने हटाना हो, और इस हार्ड वाटर को अगर आपने सॉफ्ट वाटर बनाना हो, ठीक है ना, मृदु जल बनाना हो, टेम्परेरी हार्डनेस को हटा करके अगर आपने क्या करना हो, टेम्परेरी हार्डनेस को हटा करके अगर आपने मृदु जल या सॉफ्ट जल बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, इस पानी को गर्म कर देंगे, इस पानी को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हॉट करेंगे, ठीक है ना। गर्म करने के बाद क्या होगा, जो ये CO3 है ना, इसमें से गर्म करने पर क्या होगा, गर्म करने पर जो भाप बन के पानी उड़ेगा, वो CO2 के रूप में उड़ जाएगा, वो CO2 के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो पानी गर्म होएगा, गर्म करेंगे तो वो CO2 के ऊपर में, ये जो क्या है, यही तो है बाइकार्बोनेट आयन HCO3, और ये CO3 CO2 के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। अब एक O बचेगा, एक O बचेगा, और पानी में एक O का तो होना जरूरी भी है ना, एक O का, H2O में एक O का होना तो जरूरी भी है, तो CO2 उड़ जाएगा, एक ही O बचेगा बस, ठीक है ना। तो गर्म करेंगे तो CO2 उड़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, और ये सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। तो टेम्परेरी हार्डनेस तो क्या हो जाता है, पानी को गर्म करके वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे पानी को आप गर्म करके क्या कर सकते हो, सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल बना सकते हो। इसके अलावा टेम्परेरी हार्डनेस एक मेथड होता है जिसे आप बोलते हैं क्लार्क मेथड। तो एक तो ये गर्म करने वाला मेथड हो गया और दूसरा हो गया क्लार्क मेथड। तो सॉफ्ट वाटर बनाना हो हार्ड वाटर को, तो क्लार्क मेथड के द्वारा भी बनाया जाता है, क्लार्क मेथड के द्वारा, ठीक है ना। तो क्लार्क मेथड के द्वारा भी याद रखेगा, क्या बनाया जाता है, सॉफ्ट वाटर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्लार्क मेथड में भी क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, ठीक है ना। पानी को क्या करेंगे, क्लार्क मेथड में भी पानी को गर्म करेंगे, ठीक है ना, पानी को गर्म करेंगे, ठीक है ना। और पानी में क्या करेंगे, गर्म करेंगे किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, या फिर इसकी जगह कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, CO3 बाई कार्बोनेट बोला ना, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको आप चूना भी बोलते हो, क्या बोलते हो कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना। दो तरह का चूना होता है ना, बुझा हुआ चूना, एक बिना बुझा हुआ चूना, वो बाद की बात है, अभी बताऊंगा, एसिड बेस सॉल्ट कराऊंगा, चूना बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है सब बताऊंगा। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड जिसे आप नॉर्मली क्या बोलते हो, चूना बोलते हो। चूने का ही रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। चूना या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जब गर्म करोगे, पानी को गर्म करोगे, तो गर्म करने पर भी इसमें से क्या होगा, ये जो CO3 है या CaO है, ये CO2 बना करके क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो दो प्रोसेस है सॉफ्ट वाटर को क्या करने के लिए, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। एक तो पानी को नॉर्मली गर्म करो तब भी CO2 उड़ जाएगी, अगर ज्यादा उसके अंदर अशुद्धियां होगी, बाइकार्बोनेट आयन ज्यादा होंगे, तो आप उसे चूने के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करेंगे, तो उसमें से भी क्या हो जाएगी, फिर CO2 जल्दी बाहर निकल जाएगी, जिससे वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो ये थी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने की तरीका, ठीक है ना। तो टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में कि टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होता है। ऑप्शन में आएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस, इसके अलावा कुछ और आ जाएगा, मैग्नीज और उसके बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है ना, कोई भी मिनरल आ सकता है वो, ठीक है ना। तो आपने ध्यान रखना है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयंस की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं कैसे, पानी को गर्म करके या फिर पानी को चूने के साथ गर्म करके, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट के साथ गर्म करके हम पानी की टेम्परेरी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब बात आती है परमानेंट हार्डनेस की, ठीक है ना। अब बात आती है किस चीज की, परमानेंट हार्डनेस पर आ जाओ, जो स्थायी कठोरता है पानी की। तो इसके अंदर क्या होंगे, तो इसके ये किसके कारण परमानेंट हार्डनेस होगी, अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे, क्लोराइड और सल्फेट आयन होंगे, ठीक है ना। तो अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयंस होंगे तो उसमें कैसी कठोरता होगी, तो आप कहेंगे फिर उसमें परमानेंट हार्डनेस होगी, ठीक है ना, परमानेंट हार्डनेस। अब क्लोराइड का मतलब क्या है भाई, क्लोराइड का मतलब है CaCl2Mg Cl2, ठीक है ना। सल्फेट का मतलब क्या है, CaSO4 और MgSO4, ये तो आपको पता ही है भाई, इतना तो मैं आप बता चुका हूं ना। ये कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, ये कैल्शियम SO4 सल्फेट MgS4 सल्फेट, ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या है, क्लोराइड और सल्फेट आयन है, ठीक है ना। और इसको कैसे रिमूव किया जाता है, तो इसके लिए आपने प्रोसेस सुना होगा, जियोलाइट प्रोसेस। तो इसे जियोलाइट प्रोसेस के तहत रिमूव किया जाता है परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसे जियोलाइट प्रक्रिया के तहत, तो इसे जियोलाइट प्रक्रिया के तहत याद रखिएगा हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे जियोलाइट प्रक्रिया के तहत क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता को याद रखिएगा कि स्थायी कठोरता को जियोलाइट प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है, ठीक है ना। अब जियोलाइट क्या होता है, जियोलाइट प्रोसेस में देखो, जियोलाइट प्रोसेस में एक पोरस कैटलिस्ट होता है, क्या होता है, एक पोरस कैटलिस्ट, एक पोरस कैटलिस्ट होता है, हिंदी में कहते हैं इसे छिद्रित उत्प्रेरक। क्या होता है इसमें, छिद्रित उत्प्रेरक, ठीक है ना। तो जियोलाइट प्रोसेस में एक पोरस कैटलिस्ट होता है, छिद्रित उत्प्रेरक होता है, और होता क्या है, मान लीजिए ये पानी है, ये पानी है, और कैसा पानी है, परमानेंट हार्डनेस है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप क्या डालते हो, एक ऐसे एक छड़ होती है, छड़ होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर एक पोरस कैटलिस्ट होता है, ये क्या है, ये जियोलाइट है, इसको जियोलाइट बोलते हैं। और ये जियोलाइट क्या है, पोरस कैटलिस्ट है, जिसके अंदर क्या है, छिद्रित, छिद्र है, छिद्र है, समझ रहे बात को, इसके अंदर क्या है, छिद्र है, समझ रहे बात को, ठीक है, छिद्र है इसके अंदर। तो इसी जियोलाइट के अंदर सारी की सारी जो पानी है यहाँ पर, उसमें से सारी की सारी अशुद्धियां जाएंगी, और सारी इन छिद्रों से जाकर के वो सारी की सारी अपने अंदर स्टोर कर, ठीक है ना, सब अपने अंदर स्टोर कर लेगा, ठीक है ना। और अब जो बाहर पानी बचेगा यहाँ पर, अब जो यहाँ पर पानी बचेगा वो कैसा पानी बचेगा, तो अब जो यहाँ पर पानी बचा, तो ये पानी कैसा बचा, सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना, सॉफ्ट वाटर, ठीक है ना। तो जियोलाइट प्रोसेस में क्या होता है, कोरस कैटलिस्ट एक छिद्रित उत्प्रेरक है, जिसे पानी के बीच में डाल दिया जाता है, जिस भी बाल्टी जिस भी बर्तन में पानी है उसके बीच में डाल के वो जियोलाइट होता है, या क्या बोल सकते हो उसको, पोरस कैटलिस्ट भी बोल सकते हो जियोलाइट को। तो इसके अंदर पोर्स होते हैं, छिद्रित होता है ये जियोलाइट, और ये सारी अशुद्धियां पानी की खींच लेता है और अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है, ठीक है ना। सारी की सारी अशुद्धियां खींच के क्या करता है, अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है, ठीक है, ठीक है। तो सारी अशुद्धियां इस जियोलाइट के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं इस पोरस कैटलिस्ट, इस छिद्रित उत्प्रेरक के रूप अंदर चली जाती है, और पानी कैसा बन जाता है, सॉफ्ट जाता है, ठीक है ना, समझ गए। तो ये है जियोलाइट प्रोसेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस पानी को उबाल के, पानी को गर्म करके, या उसमें चूना मिला के क्या की जा सकती है, रिमूव की जा सकती है। और परमानेंट हार्डनेस जियोलाइट प्रोसेस के द्वारा क्या की जाती है, रिमूव की जाती है। क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय विच प्रोसेस, किस प्रक्रिया के तहत पानी की स्थायी कठोरता को हटाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे,
जियोलाइट प्रोसेस। और जियोलाइट प्रोसेस में आपसे पूछा जाएगा कौन सा कैटलिस्ट काम करता है, तो आप क्या कहेंगे, पोरस कैटलिस्ट। ठीक है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है भैया। ठीक है, पानी वाला चैप्टर को हल्के में मत लेना, क्वेश्चन आ जाएगा एक इससे। ठीक है, पानी है ये, समझ रहे। चलो आगे बढ़े। अब आती है बात हैवी वाटर की। ठीक है, इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं किसकी। अब हार्ड वाटर खत्म हो गया, कैसे इसकी कठोरता को कम करना है खत्म हो गया। ठीक है, कितने प्रकार की कठोरता होती है सब पढ़ लिया हमने। अब लास्ट में बात करेंगे हम किसकी, इस हैवी वाटर की जो लिखा हुआ है, भारी जल की। ठीक है ना, हैवी वाटर। तो अब हम बात करेंगे किसकी, तो हैवी वाटर की। क्या बोलते हैं इसको, कठोर जल। तो इसको हम लोग बोलते हैं कठोर जल। ठीक है ना, हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, तो आपको पता है D2, क्या बोलते हैं इसको, D2O। ये है D2O, इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है ना, इसका केमिकल नेम क्या है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है ना, तो इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और ड्यूटीरियम आपको पता है हाइड्रोजन का ही रूप होता है ना, हाइड्रोजन का क्या होता है, हाँ याद है, ट्रिटियम ड्यूटीरियम, भूल गए या याद है। हाँ, आइसोटॉप्स में किया था ना, क्या होता है, 1s2 होता है ये, है ना, याद है। एक 1h1 था, 1s2 था, 1s3 था। ठीक है ना, 1s3 ट्रिटियम था, 1h1 हाइड्रोजन ही था, और 1s2 क्या था, ड्यूटीरियम था। ठीक है, तो ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम क्या है, ड्यूटीरियम है 1h1। ठीक है ना, ड्यूटीरियम क्या है, 1h1। यानी कि डी टू में कितने ड्यूटीरियम होंगे, दो ड्यूटीरियम होंगे। ये 1s2 कितने होंगे, दो होंगे यहाँ पर। समझ गए बात को, 1s2 कितने होंगे, दो। दो, समझ रहे बात को। तो डी टू ओ का, ठीक है ना। चलो आगे बात करूंगा। अच्छा, डी टू ओ की खोज किसने करी थी, तो याद रखेगा, कठोर जल की खोज किसने करी थी, तो डिस्कवर्ड बाय एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था H.C. यूरे। तो H.C. यूरे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने, याद रखिएगा, कठोर जल की क्या करी थी, खोज करी थी। ठीक है ना, कठोर जल की खोज करी थी। ठीक है ना, कठोर जल की खोज करी थी H.C. यूरे नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि नॉर्मल वाटर जो है ना आपका, साधारण जल, और एक तरफ है कौन सा, हैवी वाटर HW। इसके 600 मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल होता है हैवी वाटर का। तो साधारण जल के 600 मॉलिक्यूल्स में से एक हैवी वाटर का मॉलिक्यूल तैयार होता है, याद रखिए। ठीक है ना, तो कितना रेशो होता है इसमें, 600 रेशो एक का। ठीक है ना, अगर बात करें इसके अलावा, हैवी वाटर और हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर H2O ही है ना, पानी है वो तो, दोनों H2O है ना, हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो। ठीक है ना, तो मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल वाटर से, तो इसका आणविक भार भी याद रखेगा ज्यादा होता है, तो मॉलिक्यूलर वेट भी नॉर्मल वेट से ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आप हिंदी में लिख सकते हैं आणविक भार। तो अरे कठोर जल नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, भारी जल बोलते हैं, भारी करोगे पर। तो भारी जल का आणविक भार, भारी जल का क्या लिखा हूं मैं, आणविक भार, भारी जल का आणविक भार साधारण जल से ज्यादा होता है, याद रखिएगा, साधारण जल से ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो भारी जल का आणविक भार लिख लीजिएगा, भारी जल का आणविक भार साधारण जल से ज्यादा होता है। ठीक है ना, H2O देखो, नॉर्मल पानी क्या है H2O, भारी जल क्या है D2O। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, H2O का कितना होता है, हाँ? मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18, और इसका कितना होता है, इसका होता है 20। ठीक है ना। हम्म देखो, एटॉमिक मास ही क्या होता है, वेट होता है ना उसका, मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 दूनी 16, 16 और 2 और 2 4, कितने हो गए, 20। तो D2O का कितना हो गया, 20। भाई O का कितना, 16, और D2O में 1s2 दो है ना, D2 है, 2 है, एक 1s2 और एक 1s2, तो दो है ना इसमें 1s2, तो 2 और 2 4, और 4 और जमा 16 कितना, 20। तो इसका 20 है, और H2O का तो आपको पता ही है कितना होगा, 18 होगा, करके देख लेना। 16 और 2 कितना, 18 है ना, 16 और 2 18, और यहाँ 16 और 4 कितना, 20। समझ गए, 20।
क्योंकि इस H2 में 1H1 है, ये 1H1 है, और D2 क्या है, 1H2 है। समझ गए? तो 1H1 में इसका एटॉमिक मास 1 ही था, तो एक और एक 2 है ना, 2 और 16 कितना, 18। इसका कितना है, 20। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका ज्यादा है, D2O का ज्यादा है। किससे कितना ज्यादा है, कुछ भी क्वेश्चन बन दिए निकाल दोगे ना यहां से क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसके अलावा हैवी वाटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो हैवी वाटर का इस्तेमाल मैंने पहले भी करवाई है ये चीज। हैवी वाटर का इस्तेमाल याद रखिएगा, हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हैवी वाटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर एज अ मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर। तो याद रखिएगा कि भारी जल का इस्तेमाल नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है, नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है, वो भी मंदक के रूप में। किस रूप में, मंदक के रूप में, ठीक है ना। तो हैवी वाटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, नाभिकीय संयंत्र में किया जाता है। किस रूप में, मंदक के रूप में। अब मंदक क्या होता है, मंदक होता है न्यूट्रॉन्स की स्पीड को जो मंदा करवा दे। क्या करवा दे, न्यूट्रॉन्स। मंदक यानी कि मंदा करवा दे, किसकी स्पीड को, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियर रिएक्शन किस रिएक्शन को बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस भाग लेता है, यानी कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसको तो हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ये चीज बताई थी कि जिस अभिक्रिया में, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसे हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस भाग लेता है किसी भी एटम का, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो न्यूक्लियस भाग लेता है उसे न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शन कहां होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। और न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेट, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को क्या करता है, मंदा करता है, ठीक है ना। क्या करता है, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को मंदा करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को तेज करवा सकता है। अगर चाहे तो मंदा भी ना करें इसे, चाहे तो कर भी लें, हमारी मर्जी है ना, गाड़ी की स्पीड को कम करें या ना करें। उसके लिए एक्सीलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, कम करने के लिए भी, तेज करने के लिए भी। कम करने के लिए ब्रेक का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे ही इसका इस्तेमाल करते हैं वहां पे न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम करने के लिए। तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। समझ रहे बात को? हाँ, तो मॉडरेटर के रूप में काम करता है, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा कि हैवी वाटर का जो सबसे पहला प्लांट इंडिया में लगा था वो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में लगा था। कहां लगा था, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में पहला प्लांट लगा था हैवी वाटर का, जहां हैवी वाटर बनाया जाता है, ठीक है ना, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। ठीक है, बस ये आपका वाटर का टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वाटर का टॉपिक हो गया आपका क्या, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में ना मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा इस टॉपिक के, जो एग्जाम में आते हैं आपके, ठीक है ना। समझ रहे बात को? अगली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इस टॉपिक से, वाटर से, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस अब ऐसे हैं जो यहाँ पे रह गए, जो प्रैक्टिस में ही कवर होंगे, ठीक है। ठीक है भाई, कोई डाउट है तो बताओ इस क्लास से। इस क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो बताएंगे जल्दी से। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।